जय हिंद फ्रेंड्स, मैं अनिश कुमार। आज हम लोग गोलीय दर्पण में उपयोग होने वाले जो विभिन्न पद हैं, यानी कि विभिन्न जो शब्द जो इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि गोलीय दर्पण जो है वो दो प्रकार के होते हैं, जिनको अगर वो बाहर की तरफ से कलई किया गया है तो अवतल दर्पण, और जो अंदर की तरफ से कलई किया गया है उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। अब प्रश्न आता है हमारे पास में कि आखिर गोलीय दर्पण में कौन कौन से पद का यानी कि शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि गोलीय दर्पण जो है वो एक वृत्त का भाग है, और हम जानते हैं कि वृत्त में मुख्य रूप से एक केंद्र बिंदु होता है। वृत्त में मुख्य रूप से एक केंद्र बिंदु होता है। इसे हम लोग गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं, यानी कि सी। यह सी जो है ये क्या है? वक्रता केंद्र। अब हमारे पास में प्रश्न आता है कि गोलीय दर्पण जो है जिस एक रेखा पर स्थित है, तो ये रेखा, ये प्रधान रेखा क्या कहलाता है? तो प्रधान अक्ष कहलाता है। तो हम लोग इसको लिखेंगे प्रधान अक्ष। इसे हम लोग एक्स डैश से नामांकित कर देते हैं। ठीक है। अब यहां पर आया कि प्रधान अक्ष से जो है दर्पण संबंधित है। ठीक है। तो जहां प्रधान अक्ष से जो दर्पण संबंधित होता है, जैसे मान लेते हैं हम एक अवतल दर्पण के बारे में चर्चा करें। दर्पण को इंग्लिश में मिरर भी कहते हैं। ठीक है। तो हम लोग इसको एम और एम डैश से सूचित कर देंगे। तो एम और एम डैश प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर केंद्रित होता है, स्थित होता है, इसे हम लोग कहते हैं पी। पी का मतलब होता है ध्रुव। इसको हम लोग पोल कहते हैं। ठीक है। अब आता है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव यानी कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिफरेंस होता है, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, है ना। तो यहां पर क्या हो गया? पीसी क्या हो गया भाई? तो पीसी जो है इसको वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। वक्रता त्रिज्या नामक शब्द का इस्तेमाल कहां से हुआ? तो वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र सी बिंदु जो है वह है वक्रता केंद्र। उसके बाद में दर्पण किस पर स्थित है? तो एक्स और एक्स डैश बिंदु पर स्थित है। दर्पण एक्स और एक्स डैश बिंदु पर स्थित है, इसलिए एक्स और एक्स डैश को क्या बोलेंगे? प्रधान अक्ष, मेन एक्सिस, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। उसके बाद में अब आता है कि एम और एम डैश। तो एम और एम डैश, एम डैश जो है वो हो गया आपका दर्पण, जैसे हमने अवतल दर्पण को दिखलाया है ना। तो एम डैश जो है वो अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है। तो इतने शब्दों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसमें। एम डैश एक अवतल दर्पण है जो प्रधान अक्ष एक्स डैश के पी बिंदु पर स्थित है। पी का मतलब पोल, ध्रुव। ठीक है। अब आता है कि एक्स डैश प्रधान अक्ष है और एम डैश एक अवतल दर्पण है जो बाहर की तरफ से कलई किया हुआ है। अब हमने देखा कि गोलीय दर्पण में जब हम वृत्ताकार भाग लिए हुए थे तो उसमें क्या था? वृत्त का केंद्र जो है वक्रता केंद्र यानी कि सी कहलाया, कर्वेचर कहलाया। अब हमारे पास प्रश्न बनता है कि क्या सी से ही हमारा काम बन जाएगा? तो नहीं। यहां से यदि कोई वस्तु जो है अनंत से आती है या किसी अन्य बिंदु स्रोत से आती है, ठीक है, या किसी बिंदु स्थिति से आती है, तब उनके द्वारा दर्पण से टकराती है, आपतित किरण आती है और दर्पण से क्या करती है? टकराती है। और टकराने के बाद में एक ऐसा बिंदु है जहां से सर्वाधिक बार गुजरती है, सबसे अधिक बार गुजरती है। ठीक है। आइए देखते हैं कैसे किरण आरेख द्वारा। आपतित किरण है, दर्पण से परावर्तन के बाद में एक बिंदु से गुजरती है, पुनः एक आपतित किरण आती है। ठीक है। और ये भी जो है दर्पण के उसी बिंदु से गुजर जाती है, पुनः एक आपतित किरण आती है और दर्पण से परावर्तित होने के बाद में पुनः इसी बिंदु से होकर गुजर जाती है। अब नीचे से कोई किरण, आपतित किरण आती है, दर्पण के बिंदु से, दर्पण की सतह से टकराकर और उसी बिंदु से निकल जाती है। पुनः ऐसी बहुत सारी किरणों का
प्रेक्षण किया गया और बार बार देखा गया कि यह एक ऐसा निश्चित बिंदु है जहां से अधिकतम बार निकलती है, अधिकतम बार गुजरती है। यानी कि इसी प्रकार की किरण बिंदु को जो है वो कहा गया मुख्य फोकस। मुख्य फोकस को एफ से, बड़ा एफ से दर्शाते हैं। अब आता है कि मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तो फोकस दूरी कहते हैं और इसे छोटा एफ से सूचित करते हैं। यानी कि हम यहां से ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की स्थिति को ज्ञात करें तो ये छोटा एफ से दिखलाते हैं और यह क्या है? फोकस दूरी है। अभी हमने जस्ट पढ़ा कि ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे हम लोग आर से दर्शाते हैं, यानी कि बड़ा आर से। तो हम यहां से बड़ा आर से दर्शा देंगे। अब हम देख रहे हैं तो दर्पण के सामने हमारे पास दो मुख्य बिंदु आ गए, एक मुख्य फोकस एफ और दूसरा वक्रता केंद्र सी। तो प्रश्न आता है कि क्या वक्रता केंद्र से जो दूरी है ध्रुव की और मुख्य फोकस से जो दूरी है पी की यानी कि ध्रुव की, वो एफ तथा आर यानी कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या कोई संबंध है? तो हाँ है। आइए हम इस संबंध को देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं कि हमारे पास में एक किरण आरेख है जो अवतल दर्पण के सामने दर्शाया हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि एम डैश एक अवतल दर्पण है जो मुख्य अक्ष पीसी, जो मुख्य अक्ष पीसी के पी बिंदु पर स्थित है। पी जो है वो ध्रुवीय है ना जी। अब आता है कि ए बी एक आपतित किरण है, आने वाली किरण है। देखिए तीर का चिन्ह इधर से दर्शाया गया है। तो ए बी एक आपतित किरण है जो दर्पण के बी बिंदु पर टकराने के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर के गुजर जाती है। यहाँ देख रहे हैं कि सीबी एक त्रिज्या है जो दर्पण के बी बिंदु पर अभिलंब है। अभिलंब है अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाता है। हम यहाँ देख रहे हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। तो हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया है प्रकाश के परावर्तन का, और प्रकाश का परावर्तन का नियम, पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बनने वाला कोण है इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण यानी कि आई, और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला जो कोण होता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। इसे हम लोग आर से दर्शाते हैं। यहाँ पर देखिए, जब हम चित्र को समझ जाएं तो हमारे लिए F = R/2 बहुत ही आसान है। ठीक है, तो हमने इसको, इस चित्र आरेख का जो वर्णन हमने किया इसको पहले से मैंने लिख कर रखा है। ठीक है, परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो आपतन कोण कौन? ए बी और सी। ए बी सी बराबर होगा किसके? तो सी बी एफ के। तो परावर्तन के नियम से ए बी सी बराबर है सी बी एफ से। इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास में एक और त्रिकोणमितीय संबंध है। ठीक है, एकांतर कोण का। देखिए कोण आई यानी कि आपतन कोण जो है उसका एकांतर कोण कौन सा होगा? तो एक कोण आर वाले को छोड़ करके अगला ये वाला कोण, यानी कि एकांतर कोण जो है ये क्या है? आपस में बराबर होंगे। तो ऊपर वाला कोण जो है आई है, तो यहां पर भी मान क्या हो जाएगा? आई ही हो जाएगा। हम देख रहे हैं एकांतर कोण ए बी सी का एकांतर कोण हो जाता है, मतलब ये सी वाला। हम इसको दो प्रकार से लिख सकते हैं, बी सी और एफ। हम इसको दो प्रकार से लिख सकते हैं, बी सी एफ या एफ सी बी। ध्यान रखेंगे हम लोग कि जिस कोण को हम लोग दर्शाते हैं उसे बीच में लिखते हैं, है ना। यानी कोण सी को दर्शाना है तो हम दोनों तरीके से लिखें, लेकिन सी के बिंदु सी जो है यानी कोण सी जो है वो बीच में रहेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि एकांतर कोण ए बी सी का एकांतर कोण कौन हो जाएगा? बी सी एफ। देखिए ए बी सी का एकांतर कोण बी सी एफ, है ना जी। इसको हमने समीकरण नंबर 2 माना। तो यहाँ पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को देखने के बाद में हमें ये पता चलता है कि बाएं पक्ष में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में कोण ए बी सी है और यहाँ पर भी क्या है? कोण ए बी सी है। तो तुलना करेंगे तो दायां पक्ष भी क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा, है ना। तो इसलिए कोण सी बी एफ बराबर होगा किसके? कोण बी सी एफ के। तो देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करने पर कोण
BCBF बराबर कोण BCF। अब आइए एक चीज और हम देख रहे हैं कि हमारे पास में त्रिभुज एक त्रिभुज की रचना दिखाई दे रही है, यानी कि CB और F, यह कोण अविलंब है, ठीक है ना। तो CBF एक त्रिभुज है और इसमें BF भुजा जो है वो CF भुजा के बराबर है। तो हम देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं, इसलिए हम इस त्रिभुज को क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। यहां देखेंगे साहब, बिंदु B जो है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि AB आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष PC के समांतर है और निकट भी है। तो बिंदु B जो है बिंदु P के क्या है, अत्यंत निकट है, इसलिए जहां जहां B का उपयोग हो रहा है वहां पर हम लोग P का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना जी। आइए, ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं, और इसे छोटा f से सूचित करते हैं। अब यहाँ वक्रता केंद्र C से दर्पण के जो बीच की जो दूरी होती है इसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे R से सूचित करते हैं, बड़ा R से, ठीक है। तो कहता है कि बिंदु B P के अत्यंत निकट है, अभी हमने आपको समझाया, ठीक है। इसलिए बिंदु B P के अत्यंत निकट है। P क्या है भाई, तो मुख्य अक्ष से टिका हुआ है ना जी। दर्पण जो है वो बिंदु P से ही टिका हुआ है, यानी कि इसको ध्रुव बोलते हैं। अब आता है कि बिंदु B P के अत्यंत निकट है, तो P के अत्यंत निकट है, तो जहां जहां B होगा वहां पर P का उपयोग करेंगे, तो BF के जगह पर PF करेंगे, और हो गया क्या, FC, यानी कि CF तो पहले से था ही। यहां दे रहा है कि FC बराबर है किसके, PC/2। थोड़ा सा किरण आरेख को हम लोग देखेंगे और हटके, कहता है कि FC कहाँ है, FC तो F और C, ये वाला FC जो है वो किसके है, तो PC/2। तो P और C यानी कि वक्रता त्रिज्या की आधी, या हम देखेंगे कि F और ये क्या है, ये भी F है ना जी। तो ये F है और ये भी F है ना जी। तो हम देख रहे हैं कि यह जो है आधा है, PC/2 है, हम यहाँ देख रहे हैं साहब। आइए थोड़ा सा देखते हैं चित्र के ऊपर तरफ, F और C, ठीक है। और कहता है कि PC प्रधान अक्ष यानी कि मुख्य अक्ष है PC, तो हम देख रहे हैं कि फोकस दूरी और इसके आगे और एक फोकस दूरी। किरण आरेख हमने आपतित किरण को अवतल दर्पण के सामने दर्शाया था कि जो एक मुख्य फोकस पर केंद्रित होती है, बार बार बहुत सारी आपतित किरणें आई और एक मुख्य बिंदु से होकर के गुजरती चली गई, जिसे हम लोगों ने मुख्य फोकस कहा। तो उसके आगे और भी तो किरणें होंगी जो बार बार आएंगी और एक बिंदु पर टकराएंगी, वो भी तो मुख्य फोकस होगी। यानी कि दो मुख्य फोकस बनने से यही वक्रता केंद्र, जो केंद्र बिंदु है यानी कि वक्रता केंद्र है, वही क्या है, अगले F पर बनता है ना। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि PC/2 आ गया। अब PF, तो PF का मान क्या है, छोटा f जो फोकस दूरी है, और PC, तो PC का मान क्या है, बड़ा R, तो R/2, तो F = R/2 हुआ, जो सिद्ध हुआ। जहां F क्या है, मुख्य फोकस दूरी, तथा R क्या है, तो वक्रता त्रिज्या है। थैंक यू।